बच्चों, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हम लोग विदेशी व्यापार के बारे में पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोग का अगला चैप्टर है आयात निर्यात की गतिविधियाँ। तो आयात निर्यात की गतिविधियों के अंतर्गत हम लोगों को इस पाठ में जो पढ़ना है, आयात करने की क्या विधि है और निर्यात करने की क्या विधि है, और उसके बाद कुछ प्रपत्र होते हैं जैसे उनके बारे में पढ़ना है कि कप्तान की रसीद क्या होता है और भी चीज़ें इस तमाम है, इंडेंट क्या होता है। तो उन सारे चीज़ों को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आयात करने की विधियों के बारे में। तो जैसा कि जब हम लोग निर्णय करते हैं कि हमको आयात करना मतलब एक देश विदेश यानी कि अपनी देश की सीमा रेखा से बाहर जा कर के दूसरे देश से वस्तु मंगाना, अपने देश में उसको बेचना या यूज करना, जो भी चीज़ें हैं, या उस वस्तु को किसी दूसरे देश में निर्यात करने, तीन उद्देश्यों से हम जो है वस्तुओं का आयात करते हैं। तो आयात करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या शुरू करना चाहिए? तो आयात के लिए जो है सबसे पहले हम जो करेंगे, पहला काम करना होगा हमको कि आयात के लिए आज्ञा प्राप्त करना होगा। और आज्ञा कौन देगा? तो आपको आज्ञा देने के लिए सबसे पहले जाना होगा भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में, और वहाँ पे एक अधिकारी नियुक्त होगा जिसको बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट्स, जो आयात को नियंत्रित करने की उसकी जिम्मेदारी होती है। यानी कि हमारे देश में आयात की क्या स्थिति रहेगी, विदेशी वस्तुएं कितनी आएंगी, कौन कौन सी आएंगी, किस मात्रा में बिकेंगी, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखने का काम जो है आयात नियंत्रक अधिकारी करता है। तो इसके पास एक एप्लीकेशन देना होगा सबसे पहले, और उसमें लिखना होगा कि अमुक देश से अमुक वस्तु अमुक मात्रा में मंगवानी है। अब उसके बाद वो व्यक्ति जो कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट्स है वो निर्णय लेगा कि क्या जो वस्तु मांगी जा रही है, जिस मात्रा मांगी जा रही है, इससे किसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो नियम है उसके तहत उल्लंघन तो नहीं हो रहा। सारी चीज़ें का मूल्यांकन करने के बाद वो आदेश जारी कर देता है। जब आपको आदेश मिल जाता है तो स्वाभाविक सी बात है उसके बाद आपको धन चाहिए, क्योंकि विदेश से सामान मंगाना है तो आपको धन देना होगा और वो उस देश की मुद्रा में देना होगा। तो सबसे उसके बाद हम लोगों का अगला चरण होगा विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करना। और ये कहाँ से होगा? तो इसके लिए आरबीआई को सरकार ने तय किया हुआ कि आरबीआई इसका काम करेगी, और वो अपनी तमाम फॉरेन एक्सचेंज के लिए एक अपना विभाग बनाया हुआ है, विदेशी विनिमय के लिए वो व्यवस्था करता है। और फिर आपको धन की व्यवस्था हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे? फिर आप इंडेंट बनाएंगे। इंडेंट क्या होता है? इंडेंट से ऐसा होता है कि जिसे हम बीजक बनाते हैं, जो सूचनार्थ बीजक होता है, उसी तरह का इंडेंट होता है आपका। इंडेंट पत्र में क्या होता है? आयात करने वाला, आयातकर्ता जो व्यक्ति है वो अपना जो वस्तु उसको मंगानी है उसमें उस वस्तु की मात्रा और क्वालिटी वगैरह इत्यादि सारी चीज़ें विवरण उसमें लिख देता है। और इस तरह से जो है वो इंडेंट अपना जो है भेजता है किसके पास? निर्यात एजेंट के पास। यानी जिस देश से हमको सामान मंगाना है उस देश में तमाम ऐसी एजेंसियां होती हैं जो निर्यात के लिए ही काम करती हैं। चूँकि आप एक व्यक्ति जो सामान मंगाना है दूसरे देश का है और जहाँ सामान मंगाना वहाँ पर उसकी सारी चीज़ों को परिस्थितियों को नहीं समझ सकता, तो ये जो निर्यात एजेंट हैं कुछ अपनी शुल्क ले करके वो सारी व्यवस्था कर देता है। तो वो इंडेंट जो है निर्यात एजेंट के पास भेज देते हैं, वो उसके हिसाब से माल की व्यवस्था करता है, सारी चीज़ें इकट्ठा करके फिर वो सूचित करता है कि हाँ ऐसी बातें हैं, ये होगा। तो इंडेंट की बात कर रहे थे। इंडेंट दो प्रकार के होते हैं हमारे। इंडेंट दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ओपन इंडेंट, यानी खुला इंडेंट, बंद क्लोज इंडेंट। तो खुला से आशा है कि इसके अंतर्गत जो है जो आयात करता है वो
माल की मात्रा और माल का नाम सिर्फ इतना ही लिख कर भेजता है, उसमें और चीज़ों का जिक्र नहीं होता है, जैसे कि भेजने का तरीका क्या होगा, पैकिंग कैसे करना है, इत्यादि इत्यादि छोड़ देता है। वो निर्यातक जो निर्यात एजेंट होता है ये तय करता है कि उसमें कैसे क्या करना है, इसीलिए इसको हम लोग अपूर्ण इंडेंट भी कहते हैं। और बंद इंडेंट क्या होता है, ये पूरी तरह से बंद इंडेंट जो है सारी चीज़ें उसमें जिक्र होती है, माल की मात्रा क्या रहेगी, किस्म कैसा है, पैकिंग किस ढंग से करना है, भेजने का तरीका क्या रहेगा, सब कुछ जो है वो पहले से तय कर देता है, निर्यातक को बता देता है कि हमको ऐसे ऐसे सामान चाहिए, आयातक जो होता है, और उसे के हिसाब से सारी चीज़ें होती है। तो इंडेंट दो प्रकार हो गए, खुला इंडेंट और बंद इंडेंट। ठीक, आगे चलते हैं। तो अब इंडेंट में क्या क्या बातें होनी चाहिए, तो इंडेंट में जो प्रमुख रूप से बात होती है वो माल का किस्म, किस क्वालिटी का माल होगा, माल की मात्रा, माल का मूल्य, माल को पैकिंग और उसके ऊपर पैकिंग के ऊपर कौन सा चिन्ह लगता है, ताकि पहचान में आ सके कि हाँ हमारा ही माल है। मान लीजिए जहाज़ पे तो बहुत लोगों का माल आता है, तो उसमें पहचान के लिए फिर होता है माल को जहाज़ पे लादने के संबंध में, हाँ कैसे लदेगा, कौन करेगा, क्या होगा, सारी चीज़ें। माल का बीमा के बारे में उसमें जिक्र होगा, माल का भुगतान, पैसा कैसे देना है, कौन करेगा। और एक बात है पंचायत वाक्य, आर्बिट्रेशन क्लॉज, ये होता है आर्बिट्रेशन क्लॉज जो होता है इंटरनेशनल समूह का एक तरह से, कि अंतर्राष्ट्रीय संघों का किसी तरह का कोई विवाद तो नहीं है, जो माल आप मंगाया जा रहा है जिस देश से आप समझौता हो सकता है उस देश का उस देश से ट्रीटी न हो, या किसी तरह का कोई विवाद न हो, यानी को मिला करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का उस इंडेंट से कुछ लेना देना तो नहीं है। ये सारी बातें उसमें रहती है, उसमें जिक्र है कि नहीं ये जो चीज़ें माल मंगाई जा रही है या भेजी जा रही है इसमें किसी तरह का कोई अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। जैसे कई बार होता है कि कुछ देश का कुछ देशों से प्रतिबंध होता है आयात निर्यात को लेकर, तो ये सारी चीज़ें उसमें हो जाती है जिक्र। उसके बाद फिर होता है इन सारी चीज़ों के बाद निर्यात प्रतिनिधि द्वारा माल भेजना। क्या करता है इसमें, निर्यात प्रतिनिधि इंडेंट मिलने पर उसमें लिखी माल उत्पादकों या थोक विक्रेताओं से सबसे एकत्र करता है, और एकत्र करने के बाद आयातकर्ता के आदेश अनुसार पैकिंग वगैरह करा करके, बीमा करा कर, जहाज़ पर लदा करके उस माल को भेजता है। ये तो बात हो गई। अब आगे चलते हैं। अगला चरण आपका है जहाजी अधिकार पत्र प्राप्त करना। जहाजी अधिकार पत्र प्राप्त करना, आयातकर्ता द्वारा माल भेजने की सूचना मिल जाने पर अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद, यानी कि क्या होता है जब निर्यात एजेंट होता है उसको जब आयातकर्ता से ये श्योर हो गया कि हाँ अब आपको जो है मुझे ये माल भेजनी है, तो फिर वो जो व्यक्ति है निर्यात एजेंट जो है वो उसको जहाज़ पर भेजने के लिए जहाज़ से राइट ले लेता है, हाँ ठीक है इतनी जगह इतना वस्तु के लिए मुझे इतना जगह चाहिए, तो वो सारी चीज़ें करा लेता है अपना। और इसके संबंध में निर्यातकर्ता को भी अधिकार पत्र तक सुपुर्दगी कर देता है कि हाँ ठीक है आप जो है किस तरह की व्यवस्था करनी है, भुगतान कब होगा, माल पहुंचने के बाद होगा आपका, या सारी बातें, यानी कि जो निर्यात एजेंट होता है निर्यातकर्ता को आयातकर्ता की सारी बातें स्पष्ट रूप से बता देता है। फिर आगे जब वहाँ से माल चल देता है, जहाज़ पर लद जाता है, फिर माल छुड़ाने वाले प्रतिनिधि की नियुक्ति। ये क्या होता है, तो जब आयातकर्ता माल का आदेश दे देता है कि हाँ ठीक है हमारा माल अब आने वाला है, तो वो बंदरगाह पे जिस बंदरगाह पे उसका माल उतरने वाला होता है वहाँ पे एक एजेंट नियुक्त करा, क्योंकि वो स्वयं हर जगह नहीं उपस्थित हो सकता, तो हर जगह जो है विदेशी व्यापार के लिए लोग सेवाएं देने के लिए पड़े होते हैं, तो वो एजेंट होता है जो कि बंदरगाह की सारी चीज़ों को गवर्न कर लेता है, सब सारी बातें कर लेता है कि हाँ कैसे माल आएगा तो उसको कैसे छुड़ाना है, कौन सा दस्तावेज लगेगा, सारे पेपर और सारी चीज़ों की बात करने के बाद जो है आगे की बात कार्रवाई शुरू होती है। सुपुर्दगी के लिए वेचान, यानी कि जब अब सारा एजेंट वहाँ तय हो गया, फिर अब वो आयातकर्ता जो है अपना माल कैसे उसको हैंड ओवर होगा, तो सर्वप्रथम यह प्रतिनिधि माल आने की सूचना मिलने पर जहाज़ कंपनी कार्यालय में जाता है। कौन जाता है, ये एजेंट जो होता है आपका, ये जो एजेंट आपका है जिसको आप नियुक्त करते हैं माल छुड़ाने के लिए, वो जहाज़ कंपनी के अधिकारी के पास जाता है, उससे जहाज़ी बिल्टी या
वो प्राप्त कर लेता है या बेचान प्राप्त कर देगा, उस पर लिखवा लेता है कि हाँ ठीक है, मैं ही हूँ इस माल का मालिक और मुझे ही ये माल मिले, तो वो पृथक से आदेश प्राप्त करता है, ठीक है इनको माल मिला जाएगा, माल दिया जाएगा। फिर भाड़े की बात आती है। अगर मान लीजिए कि वहाँ पे जो उसके जहाजी अधिकारी के कार्यालय में पहुँचे, अगर कोई बात है, कुछ भाड़ा शेष बचा या कुछ लेन देन है, तो वो चुकाएंगे उसको, तभी वो सारी चीज़ें, तब जहाज़ का जो कप्तान होता है माल सुपुर्दगी देगा, वो दे करके पेपर। ठीक, आगे चलते हैं। आगे आपका है आयात शुल्क देना। अब तो ये हो गया जहाज़ तक के, नहीं बंदरगाह पे क्या क्या होना है। फिर कुछ सरकारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका कस्टम ड्यूटी लगता है, यानी विदेश से आप माल ला रहे हैं तो आपको सरकार को टैक्स देना होगा, तो इसके लिए सरकार वहाँ पे टैक्स अधिकारी नियुक्त करता है। तो माल छुड़ाने, आयात शुल्क के लिए जो है अपना प्रतिनिधि जो है, माल छुड़ाने वाला जो प्रतिनिधि है, आयकर के लिए कस्टम हाउस जाएगा और वहाँ पे चालान की 3 प्रतियाँ बनाता है, और ये फॉर्म को बिल ऑफ एंट्री भी कहते हैं, बिल ऑफ एंट्री। इन 3 प्रतियाँ जो है तीनों अलग अलग रंग की होती हैं। इसका वजह है जैसे काला, नीला और आसमानी। काले रंग का जो फॉर्म होता है चुंगी युक्त माल है, यानी कि इसमें चुंगी शामिल किया गया है। दूसरा है नीले रंग का फॉर्म होता है देश में बिकने वाले माल हैं ये, और आसमानी रंग के माल जो फार्म रहते हैं उस पे जो होता है कि ये माल आएगा और बाहर चला जाएगा, ये देश में नहीं बिकेगा। इस तरह से क्या होता है कि एक पहचान हो जाती है कि कौन किस माल पे कितना कस्टम, क्योंकि सरकार ने कस्टम ड्यूटी तय किया होता है कि अगर आप विदेश से माल ला करके दूसरे देश में बेचते हैं तो उस पर अलग कस्टम देना होगा, अपने देश में बेचते हैं अलग कस्टम ड्यूटी होता है, चुंगी वाले माल हैं, चुंगी युक्त माल है तो उसमें अलग देना होगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें जिक्र होता है, इसलिए अलग अलग तरह का फॉर्म भरता है। और ये सारी चीज़ें कराने के बाद उसके बाद वो माल दिखाएगा कि हमारे पास इतना माल है, ये है, तो उसका उस पर जितना भी प्रवेश शुल्क बनता है यानी कस्टम ड्यूटी पड़ता है, वो कस्टम अधिकारी माल का निरीक्षण भी करता है और उचित कर लेता है। उसके बाद जो है उनको एक प्रमाण पत्र दे देता है। फिर आगे चलता है, वो बढ़ता है बंदरगाह के लिए, यानी क्रमशः एक एक लोगों को वहाँ पे, जैसे कि क्या है, जहाज़ से माल आ रहा है तो जहाज़ का भाड़ा चुकाना है, जहाज़ के कप्तान का जो कार्यालय उससे हो गया। फिर सरकार माल उतर रहा है, सरकार को देना है। फिर तीसरा बंदरगाह कर, यानी कि डॉक ड्यूज होता है आपका बंदरगाही कर। इस बंदरगाह पे माल उतर रहा है तो वहाँ पे जब आपका माल उतर रहा है आप भी टैक्स वहाँ पे दीजिए कुछ न कुछ। तो बंदरगाही वो प्रतिनिधि जो होता है आपका निर्यात, जो जिसको आयातक ने अपना प्रतिनिधि वो किया है माल छुड़ाने के लिए, वो जाता है बंदरगाही चालान भरता है और उसकी 2 प्रतियाँ बनती है, और इस तरह से बंदरगाही कर चुकाने के बाद माल को छुड़ाने का काम करता है। फिर आगे बढ़ता है बंदरगाह पर माल सुपुर्दगी लेना, यानी कि अब आपका जहाज़ से माल बंदरगाह पे आ गया तो वहाँ पे लेते समय ध्यान दिया जाएगा कि माल जो उतर रहा है उसमें कहीं टूट फूट हो कुछ है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। माल जहाज़ से आ रहा है, अगर जहाज़ का कप्तान अगर उसमें गड़बड़ तो वो स्वीकार करेगा, या कुछ और चीज़ें डैमेज हो गया बंदरगाह पे हुआ तो वो बंदरगाह वाले लेंगे, या को क्या होगा उसका, यदि माल की क्षति का उत्तरदायित्व कौन लेगा, इस बात को तय किया जाता है। और एक चीज़ और है, बंदरगाह पर अगर आपका माल उतरा है, आपने समय से नहीं उठवाया तो आपको विलंब शुल्क भी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बंदरगाह पे जगह कम होती है और माल आपका पड़ा हुआ महीनों पड़ा रहेगा, तो उसके लिए बदले में आपको शुल्क देना पड़ेगा, अतिरिक्त शुल्क लगेगा उस पर, इसीलिए बंदरगाही कर लगता है और उसके बाद उस पर प्लस जुड़ता जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद फिर आपका क्या होता है, माल को गोदाम में रखना। एक चीज़ और होता है, जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है माल आया और आपको कस्टम ड्यूटी नहीं चुका पा रहे हैं, तो कस्टम ड्यूटी अगर नहीं चुका पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में सरकार एक व्यवस्था देती है, उसका एक गोदाम होता है, प्रमाणित गोदाम होता है जिसको वेयर हाउस बोलेंगे, तो वो वहाँ पर माल रखा जाएगा। और जब आप प्रॉपर तरीके से जो है कस्टम ड्यूटी चुका देंगे तब आपको वहाँ से माल मिल जाएगा। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका सरकारी गोदाम में रहेगा, गोदाम का शुल्क भी लगता है। आयातकर्ता का माल प्रमाणित गोदाम में रखा जाता है और आयातकर्ता को एक रसीद दी जाती है जिसे डाक वारंट कहते हैं, यानी इस डाक वारंट के तहत ही आप दोबारा जब आएंगे तो माल छुड़ा करके ले जा सकते हैं अपना शुल्क जमा करने के पश्चात। ठीक, आगे चलते हैं। व्यापार प्रतिनिधि द्वारा माल भेजना।
प्रतिनिधि द्वारा माल भेजना है। इसे प्रतिनिधि माल की सुपुर्दगी लेने के पश्चात, अब जैसे मान लीजिए कि जो आयात करता है वो बंदरगाह से बहुत दूर है, यानी जो समुद्र किनारे से ले पे तो है, तो आसपास के तो माल तभी पहुंचाना ही पड़ेगा, या तो ट्रक से जाएगा या ट्रेन से जाएगा। तो वो सारी चीज़ें व्यवस्था जो है, आपका जो प्रतिनिधि होता है जो माल छुड़ाने का काम करता है, वो प्रतिनिधि, माल छुड़ाने वाला जो प्रतिनिधि है वो रेलवे से माल का भेजेगा या ट्रांसपोर्ट से भेजेगा, जैसी व्यवस्था करेगा वो सारी चीज़ें करा करके फिर भेजता है, और बिल्टी, रेलवे की जो बिल्टी होती है वो आयातक के पास भेज देता है। इन सारी सेवाओं के बदले में आयात प्रतिनिधि को अच्छा खासा मिलता है, आयात करता देता है, उसको भुगतान करेगा, उसका शुल्क लगता है। तो ये चीज़ें हो गई। फिर जो आपका जो अगला चरण होता है रेलवे का, रेलवे से मान लीजिए माल भेजा तो आयातकर्ता के पास पहुंच जाता है, और रेलवे की रसीद लेकर के वो रेल से अपना छुड़ा करके लाता है, अपने गोदाम में रखता है, खुद के गोदाम पर आकर रख देगा। तो ये तो प्रोसेस हुआ आयात करने की विधियाँ। इसमें एक चीज़ और छूट रही है, उसको भी बात कर लेते हैं। माल स्थानीय चुंगी की बात करते हैं। अब हालांकि ये बंद हो चुका है, पहले उसमें शहर में आता था तो लोकल लेवल पे जो चुंगी लगती थी वो देना पड़ता था, लेकिन वर्तमान में ये चुंगी आपका बंद हो चुका है।